हमने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बायो-सैवर्ट लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एनी शेप ऑफ आर्क, ठीक है, एनी शेप ऑफ आर्क, करंट कैरिंग एनी शेप ऑफ आर्क, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, तो उसको भी अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या इमेज प्रॉब्लम का एक पार्ट रह गया था, ठीक है। हमारे पास जो टॉपिक है सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे पास इमेज प्रॉब्लम का, हमारे पास एक पार्ट रह गया, इमेज प्रॉब्लम अपन कर रहे थे। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज प्रॉब्लम में हमारे पास जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसको हम ग्राउंडेड कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना, ठीक है। ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। देखो मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि इमेज कैसे बनी ना, आप ये क्वेश्चन आते नहीं है, इमेज प्रॉब्लम के क्वेश्चन नहीं आते आपके जहन में, ठीक है। तो इसलिए मैं ये जो इमेज प्रॉब्लम के जो सवाल है बेसिकली जो ग्राउंडेड वाले हैं, ठीक है, ये आप लोगों को मैं करवा नहीं रहा हूं, बस आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं कि आपको इन सवालों को करना कैसे है, ठीक है। आते नहीं है तो इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं बता रहा, जस्ट जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, क्योंकि इमेज प्रॉब्लम पे जहन में सवाल नहीं आता, लेकिन कभी आ भी जाए भूला चुका तो बहुत आसान सवाल आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूछा नहीं है ना। अगर पूछ रहा होता, बार बार सवाल पूछ रहे होते तो इसको हम और डिटेल से जान रहे होते। तो जस्ट जितना अपने काम का है उतना ही अपन इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ये हमने क्या ले ली मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने कंडक्टिंग स्फीयर ले ली, ये हमने कंडक्टिंग स्फीयर ले ली। क्या ले ली हमने, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस कंडक्टिंग स्फीयर को हमने ग्राउंडेड कर दिया। क्या कर दिया इसको हमने, ग्राउंडेड। तो जैसे ही ग्राउंड करेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर है तो क्या होगा, इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यानी स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। ग्राउंडेड का मतलब यही होता है। और ये सेंटर है, रेडियस कितना है, रेडियस है आर। अब हो क्या रहा है कि मान लो कोई चार्ज रखा है स्फीयर के बाहर, हमारे पास यहाँ पे चार्ज है क्यू, कितनी डिस्टेंस पर है ये चार्ज, ये जो डिस्टेंस हमने ली है दैट इज द ए, ये ए दूरी, ये क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। इस स्फीयर के सामने, ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको ग्राउंडेड कर दिया गया, और स्फीयर के सामने क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो होगा क्या भाई, नेट पोटेंशियल सरफेस पर जीरो होना चाहिए। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, अगर सरफेस पर, अगर मैं इस कंडक्टर के सरफेस पर बात करूं, तो कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, जो चार्ज है क्यू चार्ज की वजह से, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए माइनस आर, इतना पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। लेकिन इसको ग्राउंडेड कर रखा है, ग्राउंडेड कर रहा है तो पोटेंशियल जीरो के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसकी इमेज बनेगी, फिर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो हमारे पास इसकी एक इमेज क्रिएट हुई यहाँ पर, क्यू डैश, ये कोई इमेज बनी, दैट इज द क्यू डैश। कितनी दूरी पर बनी, अगर इमेज की बात करूं मैं, ये इमेज जो बनी कितनी डिस्टेंस पे बनी, मान लो ये हमारे पास डी डिस्टेंस पे बनी। कहो तो मैं रिलेशन ड्राइव कर सकता हूं, जो भी मैं लिखने वाला हूं उसको अपन ड्राइव करके कर सकते हैं। तो डी डिस्टेंस पर इसकी एक इमेज बन रही है। सर लास्ट क्लास नहीं ली थी तो क्या ले सकता हूं, हां बिल्कुल ले सकते हो पायल बच्चे, है ना। तो ये हमारे पास इसकी एक इमेज बनी, ठीक है भाई। कितनी इमेज बनी, हमने कितनी दूरी ले ली, हमने डी डिस्टेंस ले ली भाई, ठीक है। डी ले लो या बी ले लो, बी ले लो, बेसिकली ये जो डिस्टेंस अपन क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ये हमने बी दूरी ली, ठीक है। तो कहता है, क्या कहता है कि ये जो क्यू डैश है, ये जो क्यू डैश चार्ज है, ये किसके बराबर आता है, हमारे पास क्यू डैश चार्ज की वैल्यू आती है माइनस, ठीक है, ठीक है, माइनस क्यू आर बाई ए, ठीक है। और जो बी की वैल्यू आती है हमारे पास, वो किसके बराबर आती है, वो आती है आर स्क्वायर बाई ए, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है उसका रेडियस है हमारे पास, ठीक है। ये आते हैं। तो इमेज जो बनेगी वो इतनी बनेगी, ठीक है। चार्ज कैसा होगा, माइनस क्यू रेडियस ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। जो ये इमेज कहां बनेगी, सेंटर से बी डिस्टेंस पे बनेगी, तो आर स्क्वायर बाई ए, ये हमारे पास। अब इसको ड्राइव कैसे किया गया, तो बेसिक से ही हम इसको बेसिकली ड्राइव करते हैं। मैं कहूं तो रिलेशन ड्राइव करा दूं, और कहूं कि सर ड्राइव करने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही समझ गए, तो वेल एंड गुड है। बताओ ड्राइव करना चाहोगे, क्या ड्राइव करना चाहोगे या रहने दें, शाबाश बताओ, तुम कहोगे तो करवा देता हूं। ड्राइव बड़ा ही आसान है भाई। मुझे एक बात बताइए कि सरफेस पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। मैं एक बात जानता हूं कि सरफेस पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। देखो ये इस क्यू चार्ज की इमेज बनी क्यू डैश, ठीक है। क्यू डैश कितना चार्ज होगा, इतना होगा, और ये सेंटर से कितनी दूरी पर होगा, बी दूरी पर होगा, है ना। चलो एक बार इसका ड्राइव देख लेते हैं रिलेशंस का, ठीक है। मान लो हमने ये कोई पॉइंट ले लिया ए, ये कोई पॉइंट ए है, और ये हमने कोई ले लिया पॉइंट बी। तो मुझे एक बात बताओ, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको ग्राउंड कर रखा है, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा, किसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे भाई, क्यू डैश चार्ज की वजह से और क्यू की वजह से। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो के बराबर होना चाहिए। तो कितना है हमारे पास, क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, आर माइनस बी प्लस में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी बन गई, आर माइनस बी, क्योंकि इसकी वजह से। और एक ये बना हमारे पास, ये कितना बन गया, ए माइनस आर, ठीक है, ए माइनस आर। नेट पोटेंशियल कितने के बराबर है, जीरो के बराबर, क्योंकि सरफेस पर पोटेंशियल जीरो है ना। पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू जीरो, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि ग्राउंडेड है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अपन अगर इसको सोल्व करें तो क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस बी
ये हमारे पास आ गया माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस आर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यू डैश की वैल्यू आ गई माइनस क्यू अपॉन हमारे पास यहाँ से माइनस क्यू आर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आर, ये आ गया हमारे पास क्यू डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हमने बी पॉइंट लिया, यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सरफेस पर पोटेंशियल जीरो है। अब मुझे बताओ इस क्यू डैश की वजह से ये नेट दूरी कितनी बनेगी हमारे पास, ये कितनी है भाई, ये है आर, तो आर प्लस बी, यानी यहाँ पर हमारे पास आया क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस बी प्लस में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है ए और ये कितनी है आर, तो ये आ गया ए प्लस आर। ए हमारे पास ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दैट इज द ए, तो हमारे पास आ गया ए प्लस आर, ठीक है, बराबर जीरो, जीरो के बराबर। तो बेसिकली हमारे पास आ गया क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर प्लस बी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये कितना आ गया ए प्लस आर, ठीक है। अब देखो भाई एक काम करो, इनका रेशियो निकाल लो, इनका रेशियो निकाल लो। जब इनका रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से क्यू डैश बाई क्यू, साथ में माइनस का, तो ये रेशियो हमारे पास बच जाएगा ना, क्यू डैश माइनस क्यू नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया। सेम कहानी हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर भी रेशियो निकाल लेते हैं, क्यू डैश माइनस क्यू, ये कट गया हमारे पास किसके बराबर, आर प्लस बी, और ये ए प्लस आर, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन हम बराबर रखेंगे, तो आर माइनस बी, ठीक है, ए माइनस आर बराबर आर प्लस बी ए प्लस आर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ से, मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, ठीक है, आर माइनस बी और ये आया ए प्लस आर, और हमारे पास आर प्लस बी और ये कितना आ गया ए माइनस आर, ए माइनस आर, मल्टीप्लाई करके ओपन करो भाई, तो कितना आया ए आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी आर इज इक्वल टू फिर से ए आर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया ए आर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी आर, हमारे पास, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, ए आर कट गया हमारे पास, ठीक है ना, माइनस बी आर कट गया हमारे पास, बच गया क्या आर स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर भी क्या बच गया माइनस आर स्क्वायर ए बी, तो उठकर इधर चला गया, तो ये कितना बन गया हमारे पास 2 आर स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 से 2 कट गया, निकालना क्या था बी निकालना था, तो बी की वैल्यू कितनी आई आर स्क्वायर बाई ए, यानी जो इमेज बनेगी वो सेंटर से इतनी दूरी पर बनेगी। क्या हमने यही फॉर्मूला लिखा था, यही लिखा था। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज की, इमेज कितनी बनेगी, ये जो आई है इक्वेशन हमारे पास, इसको पुट कर दो, किसके अंदर पुट कर दो, फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो माइनस क्यू डैश बाई क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, आर माइनस बी आर माइनस आर स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई हमारे पास ए माइनस आर, तो हमारे पास आया क्यू डैश बाई क्यू इज इक्वल टू आर कॉमन आ गया, ठीक है, ए भी बाहर आ गया, हमारे पास क्या बचा ए माइनस आर, ये बचा डिवाइडेड बाई ए माइनस आर, अरे एलसीएम ले लिया, आर बाहर निकाला फिर एलसीएम ले लिया मैंने बेसिकली, ठीक है, तो एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये बचेगा, तो ए माइनस आर और ए माइनस आर कट गया, और हमारे पास क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी माइनस क्यू आर बाई ए, इस तरीके से बेसिकली हमने ये कैलकुलेट किया, ठीक है। डेरिवेशन पूछेगा नहीं, लेकिन ये बेसिक तरीका है, पता भी होना चाहिए ना। वैसे आपके आता नहीं है सवाल, जैम के अंदर अभी तक आया नहीं है, है ना, नहीं आता तो वैसे बस मैंने पढ़ा दिया कि अगर कभी आ जाए तो हल्का फुल्का आइडिया हो इमेज प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कर पाओ, है ना। इसमें बाकी बहुत सारी चीजें और भी हैं इसमें, लेकिन जितना आपको काम का उतना मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्लियर है क्या भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये आपके पास है, यानी आपके पास कोई भी ये आपके पास कोई शीट थी, ये आपके पास कोई शीट है, कैसी है, कंडक्टिंग शीट है, और इसको ग्राउंडेड कर दिया। कैसी शीट है हमारे पास, कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसको हमने ग्राउंडेड कर रखा है, और ये सेंटर आर है, और यहाँ पर कोई चार्ज हमने क्यू लिया, ये कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, ये है ए। तो कहता है इस क्यू चार्ज है तो एक इमेज बनेगी, क्या बनेगी हमारे पास, एक इमेज बनेगी भाई, क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, वो अभी निकाला हमने, इमेज कहाँ बनेगी भाई हमारे पास, ठीक है। ये है क्यू चार्ज, ये है ए डिस्टेंस, तो इसकी एक इमेज बनती है। ये यहाँ पर चार्ज कितना आता है क्यू डैश, ये जो डिस्टेंस है दैट इज द बी। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई आर बाई ए, और हमारे पास जो क्यू डैश इमेज बनी माइनस क्यू आर स्क्वायर बाई ए, उल्टा लिख दिया आर स्क्वायर, ये माइनस क्यू आर बाई ए, ठीक है, ये नाम माइनस क्यू आर बाई ए और बी आर स्क्वायर बाई ए, तो ये इमेज बनी, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर को हमने क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन अगर सवाल आएगा तो सीधा फॉर्मूला बेस आ सकता है, ठीक है। तो कैविटी वाली प्रॉब्लम लेके आया हूं बच्चे, देखो ये आपके लिए प्रॉब्लम ही लाया हूं, ठीक है। ये इसका है ही नहीं ऑप्शन, ये है ही नहीं, ठीक है। ये इसके ऑप्शन नहीं है भाई, है ना, गलत लगा दिए। एक बच्चे ने कैविटी का सवाल पूछा था, एक सवाल कैविटी का मैं खुद से करा देता हूं, फिर इसको आपको करने के लिए देता हूं, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाए कैविटी के सवाल को कैसे टैकल करना है। तो एक सवाल मैं खुद से करा देता हूं कैविटी का। ये लो भाई क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर मैंने एक कैविटी क्रिएट कर दी, दैट इज द कैविटी, ठीक है भाई। ये हमारे पास सेंटर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस स्फीयर का जो रेडियस है, रेडियस कितना ले लिया हमने, रेडियस ले लिया आर,
इस रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ये कैविटी है, दैट इज द कैविटी, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज। रो हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब कैविटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर एक छोटे रेडियस की एक आर रेडियस का आपने स्फीयर बनाया, वो बाहर निकाल दिया फुटबॉल में से, और फुटबॉल सॉलिड है, इमेजिनेशन कर पा रहे हो, फुटबॉल सॉलिड है और एक स्मॉल आर रेडियस का आपने एक स्फीयर जो है वो कट करके निकाल दिया उस फुटबॉल में से, तो आपको एक कैविटी दिखाई दी, कैविटी का मतलब खाली, वहां कुछ नहीं है, ऐसे इस बात को समझिएगा। अब जो चार्ज है तो बेसिकली चार्ज कहां प्रेजेंट होगा, जो चार्ज है वो हर जगह प्रेजेंट है केवल कैविटी को छोड़ के, क्योंकि कैविटी क्या है, खाली जगह है, कैविटी का मतलब खाली जगह, हर जगह चार्ज प्रेजेंट है। और चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज द रो। और इस कैविटी के अंदर, ये कैविटी के अंदर ये कोई पॉइंट है हमारे पास, ये कोई पॉइंट है कैविटी के अंदर, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, which is present inside the cavity, which is present inside the cavity, जो ये P पॉइंट है ये कैविटी के अंदर कहीं प्रेजेंट है और उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ये जो सेंटर है और जो कैविटी का जो सेंटर, जो स्फीयर हमने निकाली उसका सेंटर है, उन दोनों के बीच की दूरी हमें गिवन है, वो हमें दे रखी है, दैट इज द एल। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये है एल, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या आएगी, ठीक है, रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी हमारे पास ये कितना आ जाएगा, रो, ठीक है, एल बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको सवाल बेसिकली करना है, ठीक है। मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, बट ट्राई करें इसको, फिर मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा, है ना। चलो भाई करो एक बार, फिर आज अपन बाइसेप्टेड लॉ के बारे में भी बातचीत कर लेंगे कि बाइसेप्टेड लॉ होता क्या है, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल आर ले लो भाई, शिवम भाई स्मॉल आर ले लो, रेडियस जो है स्मॉलर स्फीयर का स्मॉल आर ले लो। इस प्रकार के क्वेश्चन को एक हल्के से ट्रिक के साथ किया जाता है। ट्रिक क्या है, ट्रिक को ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास ये स्फीयर है और इसके अंदर एक कैविटी है, ये हमारे पास एक सवाल है, ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये वो पॉइंट है जहां हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चार्ज कहां प्रेजेंट है, चार्ज कैविटी को छोड़कर हर जगह प्रेजेंट है भाई, ये हमारा सवाल था कि चार्ज जो है वो कैविटी को छोड़कर हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके की कैविटी थी भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पी पॉइंट को एक बार हटा देते हैं जस्ट आपको समझने के लिए, और ये कैविटी बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बना है, ये बना कैसे है भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किससे बना है, एक स्फीयर ये हो गई हमारे पास से, थोड़ा सा सेम साइज की ले लेते हैं, ये हो गई, ठीक है, और इसके अंदर एक कैविटी है, ये रही। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने एक बड़ी स्फीयर ली, एक बड़ी स्फीयर है जिसका रेडियस r है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली है भाई। चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली, यानी जो चार्ज है वो हर जगह प्रेजेंट है, हमने ऐसा माना। एक बड़ी स्फीयर को हमने ऐसा माना कि जो चार्ज है वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। और मैंने एक छोटी स्फीयर ली जिसके अंदर चार्ज, मैंने चार्ज डेंसिटी इसकी क्या मानी, मैंने जो इसकी चार्ज डेंसिटी मानी दैट इज द रो, और मैंने एक छोटी स्फीयर ली और मैंने कहा इस छोटी वाली स्फीयर में जो चार्ज प्रेजेंट है वो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कैसा है, माइनस रो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। इस छोटी स्फीयर को उठाकर इस बड़ी वाली स्फीयर में रख दूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये जो नेगेटिव चार्ज, समझो, इमेजिनेशन करो मेरे साथ, एक बड़ी स्फीयर है और उसके अंदर एक छोटी स्फीयर मैंने निकाल दी, तो जैसे वो छोटी स्फीयर निकाली वहां पर कैविटी क्रिएट हो गई, उस कैविटी के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को ऐसे समझो कि एक बड़ी स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और एक छोटी स्फीयर जो निकाली उसमें मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, और जहां से निकाला तो वहीं रख दिया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है, यहां नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बेसिकली ये वाला रीजन बन जाएगा जहां कोई चार्ज नहीं है, यानी ये कैविटी की तरह एक तरीके से बिहेव करेगा, बिल्कुल बिहेव करेगा। अब मुझे इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मुझे एक बात बताओ, ये कोई पॉइंट हमारे पास P था, ये पॉइंट P था, ये सेंटर है, सेंटर हमारे पास क्या है भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमने सेंटर लिया, तो सेंटर से ये पॉइंट P पे निकालना है ना, तो ये कितनी दूरी पर हमने मान लिया R1 दूरी पर, ठीक है, यानी ये रहा वो P पॉइंट, यानी सेंटर से कितनी दूरी पर है ये R1, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर, बताओ भाई, बड़े वाले की वजह से, तो कितना होगा, रो R1 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब रो R1 क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, R के अलोंग, ये जो R1 डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में,
अब पी पॉइंट कहाँ है? कैविटी के अंदर है, ये रहा, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई बताओ? E2। भाई ये जो दूरी हमने क्या मानी, ये मानी R2 डिस्टेंस मानी कि नहीं मानी? तो कितनी होगी बताओ? चार्ज डेंसिटी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है ना, ये R2 की डायरेक्शन, ये तो नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द सेंटर। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में एंड होती है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड द सेंटर, यानी कि माइनस ऑफ R2। R2 क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? टुवर्ड द सेंटर, माइनस ऑफ R2। हुआ कि नहीं हुआ? अब पी पॉइंट पर आपको बताओ ना भाई, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी? E1। अब छोटे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूरी कितनी है? R2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी? E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बेसिकली लिखनी है, तो क्या हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख सकते हैं? हम लिख ही रहे हैं भाई यहां तो, ठीक है। कितनी आ जाएगी बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसके बराबर होगी भाई? इन दोनों का वेक्टर एडिशन E1 और E2, ठीक है। जो भी है E1 कितना आया? रो R1 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमारे पास ये कितना आया? प्लस में रो 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है? माइनस ऑफ R2, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास कॉमन आ गया रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बचा कितना? ये बचा R1 माइनस R2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? L। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? L। तो हमारे पास ये कितना आ गया P पॉइंट पर? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट L। अब सवाल ये आता है कि सर आपने L कैसे लिया? अरे भाई ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है? वेक्टर L। ट्रायंगल लो, याद करो, ये कोई वेक्टर A है, ये कोई वेक्टर B है, रिजल्टेंट क्या आता है? R को अपन क्या लिखते थे? A जमा B। तो सेम कहानी है। अब देखो जरा, ये कितना है? L। अब ये ट्रायंगल लो, देखो ये फिगर बना रहा हूं, यहां से ध्यान से देखना, ये है वो पॉइंट O पॉइंट, यहां गया मैं सेंटर पे, ये कितना है? L, ठीक है। ये रहा, ये O डैश है, ये O डैश है, ये O है, ठीक है। अब O डैश से ये पॉइंट P था, यहां गया मैं, ठीक है, ये था, यहां आया, फिर यहां से मैं यहां आया, ये P पॉइंट था, कितना था? R2, और ये क्या है? रिजल्टेंट कितना है? R1। तो R1 किसके बराबर होगा? ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग L प्लस R2 इसके बराबर होगा। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या आई? R1 माइनस R2, ये क्या बोला हमने? L, यही हमारे पास आया। ऑप्शन कौन सा मैच हुआ? रो L बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसी पर एक सवाल भी आया हुआ है, ठीक है। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया? ए, 37% बच्चों ने सही जवाब दिया, ठीक है। ये हमारे पास टॉप 3 है, ठीक है भाई। चलो आगे चले, अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा है। R2 मान ली मैंने भाई, डिस्टेंस कितनी मान ली? R2। किसी को कोई डाउट है क्या? क्या ये आपको सही क्लियर दिखाई दे रहा है? मुझे इसके रिगार्डिंग और कमेंट करके बताओ। फिगर वीगर सब कुछ सही दिख रहा है? पिछले सवाल में कोई किसी प्रकार का कोई डाउट किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है, विश्वास बताओ, ठीक है क्या? हाँ भी बोलो, हाँ भी बोलिए, शाबाश। भाई कमेंट ही नहीं आ रहे यार, 4 बालकों के कमेंट आए, बाकी कहां, नींद में हो क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। पिछले में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई तुमको धमका दिया क्या किसी ने? बोल ही नहीं रहे है भाई, घर वालों ने डांट लगा दी क्या? नाराज होकर बैठे हो? बताओ, शाबाश, कमेंट करो एक बार सारे। क्लियर है यहां तक? चलो बहुत बढ़िया है ना। चलो ये सवाल करो, अब फिर से 2 मिनट का टाइम दिया मैंने आप लोगों को। पिछला सवाल समझ में आया तो ये सवाल हो जाएगा। चलो अच्छा, क्वेश्चन पे ध्यान था, बहुत बढ़िया, करो शाबाश। कहता है स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी rho. A sphere of smaller radius r/2 is cut out from the original sphere as shown in the figure below. The center of the cut out sphere lies at a z पे लाई कर रहा है r/2 डिस्टेंस, जो सेंटर है, जो निकाला गया स्फीयर उसका सेंटर। After a smaller sphere has been cut out, the magnitude of the electric field at z is equal to minus r/2. r/2 पर क्या होगा? r/2 पर क्या होगा? ऑप्शन नहीं है भाई। अच्छा, इसको मैं दोबारा से कर देता हूं वैसे, ठीक है। कईयों ने तो ऑप्शन में फिल कर दिया। इंटीजर टाइप का ये सवाल है, ठीक है ना? इंटीजर टाइप का है ये। लो, अगर 1.22 आए आपकी वैल्यू, अरे यार चल जा, 1.22 आए तो 122 भर दो। 1.367 आ जाए, ये तो इंटीजर ही लिखा हुआ है, इंटीजर टाइप की आएगी, तुम लिख देना जो भी वैल्यू आए, मतलब यहाँ पर एन की वो बता दो, एन की वैल्यू क्या होगी। आठ आया भाई, 2017 का ये सवाल है, ठीक है।
देखो भाई सॉल्यूशन फिर से वही है भैया, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देना, ये स्ट्रक्चर है और ये कैविटी है, यहाँ लिख देते हैं, और ये कैविटी है यार। ये रहा, ठीक है। अब चार्ज जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, चार्ज ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये चार्ज है एवरीवेयर, ठीक है, केवल कैविटी को छोड़कर। इस कैविटी का सेंटर कहाँ है, ये हमें सेंटर दे रखा है, दैट इज द r/2, यानी जो सेंटर है कितनी दूरी पर है, r/2 दूरी पर है कैविटी का। आपको कैलकुलेट कहाँ करना है, -r/2, यानी हमें जो कैलकुलेट करना है वो यहाँ कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि क्या होगा। बहुत बढ़िया। ये बना कैसे होगा, ये बना कैसे होगा, फिर से भाई सवाल वही आ गया। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये सेंटर है, मैंने क्या मान लिया कि इसमें हर जगह चार्ज प्रेजेंट है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। एक बार देख लेते हैं भाई, है ना। A sphere of radius r has a uniform charge density rho. A sphere of smaller radius r/2 is cut out from the original sphere as shown in the figure. The center of the cutout sphere lies at z = r/2, that is the origin। यानी हो गया हमारे पास O डैश, ये पॉइंट O, ठीक है। आगे बताओ, after the smaller sphere has been cut out, the magnitude of the electric field at z = -r/2। अच्छा, यहाँ निकाल लें। तो ये इस पर क्या चार्ज प्रेजेंट है भाई, हमने मान लिया ये पॉजिटिवली है, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है भाई, लेकिन ये चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो। इस पर हमने क्या मान लिया कि इसमें जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज द नेगेटिव। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास यहाँ से, ये है -रो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ निकालना है भाई, सेंटर से और दूरी पर, यानी ये आ गया ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी बनी, r/2। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, E1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये डायरेक्शन बनेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कितनी होगी, चार्ज डेंसिटी रो, जो दूरी है वो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, बताओ भाई हमारे पास, ठीक है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर r कितना बन गया, r/2, ठीक है हमारे पास। तो कितना लिखेंगे, रो r/2 यानी 6 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन का z है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारे पास P मान लिया, इस P पॉइंट, ठीक है। अब P पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करनी है भाई, P पॉइंट तो ये कितनी डिस्टेंस बन गई, अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी बन गई, जो P पॉइंट है वो तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। और इसके बाहर है, इसके बाहर है, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E2 कितना होगा भाई बताओ। टोटल चार्ज, इसमें हमने टोटल चार्ज मान लिया Q, इसके अंदर तो टोटल चार्ज होगा वो Q/4πε0। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी कितनी है r/2, ये दूरी कितनी है r/2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी r, तो यहाँ आ गया r का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी हमारे पास, E2 की डायरेक्शन ये हुई और ये किसकी डायरेक्शन हुई, E1 की, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये कितना आ गया, यानी z क्या यानी z कैप, और ये कितना आया -z कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने क्या मानी है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज द z कैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो -z कैप, ये z कैप, ये आ गया नेट। अब ये Q की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, क्योंकि Q की वैल्यू निकालोगे जब इसमें पुट करोगे तब रिजल्ट आएगा। तो Q की वैल्यू कितनी होगी बताओ, टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, वॉल्यूम कितनी है, 4/3 πr3, ठीक है। ये रहा हमारा, सॉरी चार्ज यानी Q, चार्ज डेंसिटी रो इनटू में वॉल्यूम, 4/3 पाई, रेडियस ये रहा r⁴ डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखो, तो E2 की वैल्यू आ गई। तो E2 की वैल्यू कितनी आई, रो इनटू में 4π इनटू में r⁴ डिवाइडेड बाय 3 इनटू में 8 इनटू में 4πε0 r², डायरेक्शन क्या है z का, तो 4π से 4π कटा, r² से ये कट गया, तो हमारे पास बेसिकली E2 की वैल्यू कितनी आई, रो r डिवाइडेड बाय, ठीक है, 8 × 24 24 एप्सिलॉन0 z का। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पर, बताओ भाई। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास, E1 + E2। E1 हमारे पास कितना है, ये रहा रो r 6 एप्सिलॉन0 - z का, फिर हमारे पास ये रहा, ये कितना है हमारे पास बताओ, रो r/24 एप्सिलॉन0 z का, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रो r/6 एप्सिलॉन0 कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है, रो r/6 एप्सिलॉन0 कॉमन आ गया, ठीक है। ये कितना बचा हमारे पास, 1/4, 24 था ना हमारे पास, ये 6×24 1/4 -1, डायरेक्शन क्या z का। तो आगे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितनी आई भाई, रो r/6 एप्सिलॉन0, ठीक है, 1/4 -1 1/4 -1 तो -3/4 z का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कितना है, रो r/6 एप्सिलॉन0 इनटू में 3/4 माइनस ऑफ z का, तो 3 दूनी 1 कट गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो r/8 एप्सिलॉन0 माइनस ऑफ z का। और हमें दे क्या रखा था भाई, क्या दे रखा हमें गिवन था, डायरेक्शन भी गिवन थी क्या, केवल मैग्नीट्यूड गिवन था, ठीक है। हमारे पास है n की वैल्यू बेसिकली 8,
इनकी वैल्यू 8। 44% बच्चों ने सही जवाब दिया, कुलदीप, गोविंद और सदीप। बाकी के टॉप 10 ये रहे। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी? टुवर्ड द सेंटर, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो चार्ज को साइन के साथ ही लिखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब लिखते हैं तो केवल अमाउंट लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन डायरेक्शन के साथ हम डाल देते हैं। हाँ नाम बोलो भाई। क्लियर है क्या? आगे चलूं? अगला सवाल जो है आप लोगों के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम दिया, जरा करो। कितने बच्चे कर पाएंगे देखते हैं भाई। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एज शोन, दिखाई नहीं दे रहा है ना? The separation between the two charges on the y-axis is a. The separation between the two charges on the x-axis is also a. The leading order, ठीक है, form of the electrostatic potential at point P at a distance r from the origin r is greater than a is. क्लियर दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर दिख रहा है ना? पहले तो ये भी बता दीजिएगा। तो आपके पास ये चार्ज है -q + q -q, सॉरी -q + q + q फिर -q। सेपरेशन a है और ये कोई b पॉइंट है, बहुत दूर है, जहाँ आपको कैलकुलेट करना है। एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, दैट इज द एंगल, है ना? तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई, है ना? कैलकुलेट करना है बेसिकली। और ये इस तरीके से दे रखा है x कैप और ये है y कैप। भाई आ रहे हैं यार पोल में, आपके में नहीं आ रहे तो बच्चे कोई दिक्कत हो गई होगी ना? इसको कोई बात नहीं, क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लो, चल जाएगा ना? और नहीं आ रहे तो यहाँ कमेंट कर दो, मैं यहीं देख लेता हूँ। ये सवाल किसका है पहले मुझे ये बताओ। ये जो क्वेश्चन है ये किसका? क्या ये मल्टीपोल एक्सपेंशन का क्वेश्चन नहीं है? क्या ये सवाल जो है मल्टीपोल एक्सपेंशन का नहीं है? बिल्कुल, ये जो सवाल आप लोगों को दे रखा है ये मल्टीपोल एक्सपेंशन का सवाल है भाई। इसका यहाँ सवाल है, ये मल्टीपोल एक्सपेंशन का सवाल है, ठीक है? कैसे बताया मैंने? यहाँ से देखो, ये रहा कंडीशन, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, चार्ज के बीचों की जो चार्ज रखे हुए हैं इनके बीच की जो दूरी है, और जहां हमें पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा है वो जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, आर इज ग्रेटर देन ए। यानी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ये बिहेव कैसे करेंगे ये हमें चेक करना होगा। यानी मल्टीपोल एक्सपेंशन का बेसिकली सवाल है, ठीक है? ये सवाल आया हुआ है, ठीक है? क्या है सवाल? इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीपोल एक्सपेंशन का है तो मोनोपोल मोमेंट निकालो। तो मोनोपोल मोमेंट क्या होता है? टोटल चार्ज कर दो, इनका सम कर दो, समीशन, यानी ये टोटल चार्ज इनका सम कर दो 1 से लेके n तक। तो हमारे पास मोनोपोल मोमेंट कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ? -q + q + q -q, तो कितना आ गया? 0। तो हमारे पास मोनोपोल मोमेंट क्या है? 0। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 आया तो फिर हम क्या चेक करेंगे भाई? डाइपोल। तो अब हमें डाइपोल को चेक करना होगा, तो चलो भाई डाइपोल चेक कर लेते हैं। तो डाइपोल कैसे निकालेंगे? समीशन qi ri, ठीक है, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो कितना आया? q1 r1 q2 r2, ठीक है, q3 r3, फिर हमारे पास आया q4 r4, ठीक है? यार अब इनका नामकरण कर दो भाई, नामकरण कर दो इनका। बेसिकली ये हमारे पास q1, ये हमारे पास q2, ये हमारे पास q3 और ये वाला q4। अब इनकी लोकेशन देखो, ये यहाँ रखा है, लोकेशन क्या है हमारे पास? ये डिस्टेंस कितनी बनी? टोटल डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? a/2, तो कितनी आई? a/2 0 0, इसकी लोकेशन 0, a/2 0, इसकी लोकेशन देखो हमारे पास ये रही -a/2 0 0, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कितनी बन गया हमारे पास? a/2, ठीक है? ये डिस्टेंस कितना बना? a/2, क्लियर है? तो इसकी लोकेशन, अब जो ये हमारे पास q4 चार्ज है इसकी लोकेशन 0 -a/2 0, ये आ गया हमारा, ठीक है? q1 q2 r1 r2 ये लोकेशन हमें बताइए। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? q1 कितना चार्ज है हमारे पास? -q, q1 की लोकेशन ये दे रखी है भाई, ये लोकेशन, इस चार्ज की ये लोकेशन, ठीक है? इस वाले चार्ज की ये लोकेशन, इस वाले चार्ज की ये लोकेशन और इस वाले चार्ज की जो लोकेशन है वो ये, ठीक है? इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा हो। तो कितना आया हमारे पास? a/2 i कैप, फिर प्लस हमारे पास q इनटू में a/2 j कैप, या फिर हमारे पास क्या है? फिर है प्लस q, ठीक है, इनटू में -a/2 i कैप, फिर हमारे पास क्या है? -q प्लस -q -a/2 j कैप, ठीक है? तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो कितना आ गया हमारे पास? -qa i कैप, फिर हमारे पास ये प्लस का और ये प्लस का प्लस qa j कैप, क्या आ गया? तो नेट डाइपोल मोमेंट बेसिकली हमारे पास कितना है? नेट डाइपोल मोमेंट आया qa - i कैप प्लस j कैप, दैट इज द डाइपोल। अब ये डाइपोल क्या 0 के बराबर आया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा? क्योंकि सर्वाइव, अब देखो नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल मिलेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? 1/r² के प्रोपोर्शनलिटी में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/r की पावर 3। तो क्या हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल लिखना जानते हैं?
तो जानते ही हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही है, क्या पता है कि भाई पोटेंशियल कितना होगा डायपोल की वजह से, भाई वेक्टर पी डॉट आर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ भाई, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास आर की पावर 3 ये आ गया, 2 cos ऑफ थीटा, 2 cos ऑफ थीटा आर कैप प्लस साइन ऑफ थीटा थीटा कैप, ठीक है, ये आ गया, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आर और थीटा, इसको हम उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में, जो मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया था, तो उस फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकालनी नहीं है ना, तो कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं ना इसको, भाई मैंने बताया था, हमें तो केवल पोटेंशियल निकालना है, निकाल लेते हैं। पोटेंशियल कितना होगा बताओ, पी हमारे पास ये रहा, यानी क्यू ए माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, डॉट यूनिट वेक्टर आर कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये क्या है क्यू ए, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, ठीक है, ये देखो माइनस, कितना बचा आई कैप डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, प्लस में फिर हमारे पास क्यू ए जे कैप डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास ये आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो आई और जे के बीच में, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, आर की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन किसकी है आर कैप की, और ये डायरेक्शन किसकी है एक्स कैप यानी आई कैप। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो ये कितना आया हमारे पास, पहली टर्म यानी पोटेंशियल हम लिख रहे हैं माइनस क्यू ए कोस 60 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, फिर दूसरा क्यू ए साइन कोस 30 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो कैसे, अरे ये एंगल कितना बचेगा, ये वाला, ये बनेगा 30, आर और जे के बीच में, ये जे कैप है, आर और जे के बीच का एंगल, डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, आ गया पोटेंशियल, ठीक है। क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस कोस 60 प्लस कोस 30, क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कोस 30 कितना होता है अंडर रूट 3/2, कोस 60 1/2, क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर स्क्वायर अंडर रूट 3 - 1, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, मल्टीपोल एक्सटेंशन का। भाई करके कर सकते हो, लेकिन इसने बोला नहीं कि ये डाइपोल है, इसने बोला नहीं है, करने को तो कर सकते हो क्योंकि यहाँ सर्वाइव कर गया तो आप निकाल पा रहे, लेकिन इसने बोला नहीं कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसने तो बस पोटेंशियल पूछा है, इसने कहा कि पोटेंशियल बताओ क्या होगा, क्या डाइपोल की वजह से होगा, मोनोपोल किसकी वजह से होगा, तो हमें मल्टीपोल एक्सटेंशन ही अप्रोच। अगर ये बोल देता कि डाइपोल्स हैं तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा तो मैं फिर निकाल ही लेता था। हाँ डाइपोल देख के पता चल रहा है, बिल्कुल जायज बात, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ऑप्शन देख के पता चल रहा है, बिल्कुल स्मार्टली आपने खेला, बहुत बढ़िया बेहतरीन, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं, पिछले का कितने लोगों ने सही जवाब दिया, ऑप्शन है 64% बच्चों ने सही जवाब दिया, ठीक है, राजू, कुलदीप और तनीषा। अरे भाई जे कैप और आर कैप में साइन क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट में साइन कैसे आता है, वेक्टर कंपोनेंट थोड़ी ले रहे हैं हम क्या कंपोनेंट ले रहे हैं क्या, हम तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दो यूनिट वेक्टर के बीच का, तो उन दोनों के बीच का एंगल होगा वही तो लेंगे। शिवम भाई हम क्या लिख रहे हैं, जे कैप डॉट आर कैप, जे कैप का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। भाई कंपोनेंट नहीं लिख रहे हम, डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं यार, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। देखो इसका, देखो कहता है ए चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है, टू कंसेंट्रिक स्फीयर है, ये रहा कंसेंट्रिक स्फीयर दो हमारे पास, और चार्ज हमारे पास क्या है सेंटर पे है भाई, ये रहा सेंटर क्यू। द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनर स्फीयर इज फाई, जो इनर वाला स्फीयर है इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है फाई इनर स्फीयर के अक्रॉस, ठीक है, यानी इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई
आगे कहता है while that through the outer sphere, यानी बाहर वाले के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 2 पाई। आगे बताओ the amount of charge contained in the region between the two sphere, ये जो रीजन है इस रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है आपको ये निकालना है। मान लिया q डैश प्रेजेंट है, हमने क्या मान लिया q डैश। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इनर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनर से, तो इनर सेल है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है भाई हमारे पास पाई, किसके बराबर होगा E डॉट ds, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। गोज लो भी तो है ये, टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है इसमें, यानी फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई q बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर तक। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस है उसके अक्रॉस आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। फ्लक्स कितना होगा भाई बताओ, फ्लक्स कितना दे रखा है आउटर सरफेस के लिए 2 पाई दे रखा है। हम क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं E डॉट ds, बेसिकली ये किसके बराबर होता है q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज इस रीजन में कितना, यानी ये जो है कितना होगा q और q डैश, यानी q प्लस q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा हमारे पास। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू बेसिकली किसके बराबर है, q प्लस q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, तो आप क्या करो भाई, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो 2 into में q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये q प्लस q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट कट गया, 2q इक्वल टू q प्लस q डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2q माइनस q, कितना चार्ज प्रोजेक्ट है, ऑप्शन बी। हाँ भाई किसी को डाउट है क्या, बताओ भाई, ऑप्शन बी कहाँ गया हमारे पास। तुम में रेणुका प्रतीक, अगला सवाल ये रहा, चलो। A hollow conducting spherical cell of inner radii R1 and outer radii R2 encloses a charge Q inside, ठीक है, inside which is located at a distance d less than R1 from the center of the sphere, the potential at the center of the cell, ये हमें दे रखा है भाई सवाल। A hollow conducting spherical cell of inner and outer radii is enclosed a charge Q, बहुत बढ़िया, inside which is located at a distance d from the center of the sphere, बहुत बढ़िया, the potential at the center of the cell, the potential at the center of the cell। क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है भाई, सेल के सेंटर पे थोड़ी पूछेगा पोटेंशियल बेसिक है भाई, इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है। पता चले पूछ कुछ हो रहा है, हम निकाल कुछ हो रहे हैं। चलो भाई सवाल तो यही है, तो निकालो फिर। यानी इसके सेंटर पे पूछ रहा है, स्फेरिकल सेल के सेंटर पे बेसिकली पूछ रहा है। हाँ सही है सर, ऑप्शन में हो गया, हाँ सही है, सवाल सही है। मैं मेरे को लगा कि मतलब कि कहीं इसने सरफेस पे ना पूछा हो, अंदर वाले सरफेस पे कहीं और ना पूछ लिया, मुझे ये लगा, मतलब एक बार देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं मुझे ध्यान ऐसा है कि सरफेस पे कहीं पूछा हुआ ये सवाल और इसमें कहीं ये एरर हो गया है ना। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, लेकिन पोटेंशियल अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। देखो मुझे एक बात बताओ, चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये क्यू चार्ज है ना, और ये क्या है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड कंडक्टर, और इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पूरे रीजन में, करेगा कि नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्ज इंड्यूस होगा। तो चार्ज अंदर वाली सेल पर कितना इंड्यूस होगा, माइनस क्यू चार्ज, ये चार्ज पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस होगा, जितना ही क्यू चार्ज उतना ही माइनस हुआ, और उतना ही चार्ज कहाँ इंड्यूस हो गया, बाहर वाली सरफेस पे, उतना ही चार्ज कहाँ इंड्यूस हो गया, बाहर वाली सरफेस पे, कितना हुआ प्लस क्यू। ठीक है भाई, और चार्ज जो इंड्यूस हुआ है ये यूनिफॉर्मली फैलेगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या सेम है, तो चार्ज एक समान यहाँ फैल जाएगा। तो आपको पोटेंशियल लिखना है, कहाँ लिखना है, सेंटर पे लिखना है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, मुझे बात बताओ। तो बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी बन गई, स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर ये बन गई हमारे पास, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो ध्यान देखना, मान लो केवल इस पर ही चार्ज होता, अब आपको समझाने के लिए केवल इस पर चार्ज होता, तो मुझे बताओ ये रेडियस कितना है इसका, R2 है, R2 का चार्ज कितना परसेंट है, क्यों केवल हम एक एक करके लेते केवल बाहर वाली सेल पे चार्ज होता तो पोटेंशियल कितना होता सरफेस पर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यही आता। अब मुझे बताओ कि चार्ज की वजह से पोटेंशियल अंदर हर जगह सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल देखो चार्ज की वजह से हर जगह क्या होगा, सेम होगा, यानी सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इस क्यू चार्ज की वजह से यही होगा पोटेंशियल एट सेंटर, इस वाले क्यू चार्ज की वजह से। फिर अंदर वाली सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस क्यू। अब भूल जाओ कि ये कोई चार्ज था, अब ये भूल जाओ, अब माइनस क्यू है तो ये सेल पे भूल जाओ कि ये सेल थी हमारे पास,
ठीक है, अब मुझे बताओ इस पर पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, ये जो रेडियस है वो। अब अंदर क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, स्फेरिकल सेल बन गया ना, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या हुआ भाई, ये हमारे पास स्ट्रक्चर थी, इसकी वजह से पोटेंशियल, क्यू की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल गया है। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जिसका रेडियस कितना है r1, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, क्योंकि अंदर जो है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। दूसरा हमारे पास कहां है, यहां रखा है क्यू चार्ज, कितनी दूरी पर, d दूरी पर, तो इस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। क्यू चार्ज की वजह से अरे भाई इस क्यू चार्ज की वजह से बताना कितनी दूरी पर है, d दूरी पर है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, तो ये टोटल चार्ज हो गया कहां पर, सेंटर। कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, ऑप्शन देख लो भैया, यानी पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/d प्लस 1/r2 माइनस 1/r1। आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन कल करेंगे नई यूनिट स्टार्ट, ठीक है। ये एक सवाल है HW है, घर से करके लेके आना ट्राई करना, क्योंकि तुम गलती करोगे इन दोनों सवालों में, आप लोग मिस्टेक करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करने के ऑप्शन को अपन इसको देखेंगे। HW एक ही सवाल दिया, HW एक सवाल ये दिया, बाकी अपन कल पढ़ लेते हैं। बाइट सब्जेक्ट लोग मुझे पढ़ाना था, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाइट सब्जेक्ट लोग क्या होता है, यानी मैग्नेटोस्टैटिक बेसिकली अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन अपन करते रहेंगे धीरे धीरे बीच बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर क्वेश्चन करते रहेंगे, बेसिकली आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की है, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भैया। बाइट सब्जेक्ट लोग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लंबी क्लास लेंगे, उसमें अपन इसको देखेंगे। सर R1 के आउटर सेल पर भी तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, R1 के आउटर सेल पर क्यों होगा भाई, शिवम राठौड़ भाई, R1 पे क्यों होगा, कंडक्टर हो गया, अंदर वाले पर बाहर वाले पे होगा। नेक्स्ट क्लास में बाइट सब्जेक्ट लो मैग्नेटोस्टैटिक बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे भाई, सरिता, ठीक है। शिवम भाई इनर सेल पर नेगेटिव, आउटर पर पॉजिटिव, कंडक्टर है ये, कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस होगा। अरे कंडक्टिंग सेल है जिसका अंदर वाला रेडियस R1 है, बाहर वाला रेडियस R2 है भाई, तो चार्ज इंड्यूस होगा सरफेस पर, तो इनर सेल पे चार्ज नेगेटिव, बाहर वाले पे पॉजिटिव, ड्यू टू पोलराइजेशन। कहां ध्यान है बच्चे, हाँ भाई किसी को कोई डाउट है क्या, ये दो सवाल दिए हैं करके लाना, कई बच्चे एरर करेंगे इनमें, इसीलिए दिए हैं कि एक बार आप ट्राई करो। भाई पहली क्लास में तो कैसे समझ में आएगा बच्चे, सरिता आज तो हमने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करी है बच्चे, आज नहीं आएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर धीरे धीरे देखना शुरू करो और मैग्नेटोस्टैट मेरे साथ पढ़ना शुरू करना, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ सेशन को यही एंड करते हैं, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे चीज़ों को, अगली क्लास में हम जानेंगे समझेंगे। आज का सेशन यही एंड करते हैं, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। हाँ बच्चे आएगा, अब जब भी मेंटरशिप सेशन आएगा तो आपका हम लेंगे मेंटरशिप सेशन, है ना, जल्दी लेंगे। वैसे भी कोई डाउट है तो बता दो, मैं अभी ले लेता हूँ, आपका तो डाउट अभी ले लेता हूँ। रोशन भाई बताओ क्या क्या समस्या है। हाँ भी रोशन भाई बताओ। भाई बैकलॉग है तो धीरे धीरे देखना शुरू करो, पीछे के जो सेशंस हैं उनको धीरे धीरे देखना शुरू करो, अपना शेड्यूल बनाओ, टाइम निकालो, डेली बेसिस पर एक लेक्चर जो पीछे हो चुका है वो देखूंगा, ये दिमाग में फिट रखो, बाकी जो लाइव हो रहे वो तो लेने एक्स्ट्रा टाइम में मैं एक लेक्चर डेली बेसिस पर देखूंगा, तो इस तरीके से पीछे के सेशन अगले 1 महीने में 1.5 महीने में कवर कर जाएंगे। सैटरडे संडे आएंगे उस दिन टारगेट बना लो कि 3 लेक्चर मुझे देखने, बहुत जल्दी आप कवर कर जाओ, ठीक है। सर हमने नेट ट्यूशन प्रैक्टिस कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैट प्रैक्टिस कर ले, आप हाँ कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैट की कर लो भाई, अर्षदीप भाई कर लो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट के आप नेट के क्वेश्चन देख सकते हो, बिल्कुल देखो। डीमोटिवेशन है रोशन भाई, डीमोटिवेशन होगा, ठीक है, लेकिन आप मोटिवेट हो कि मैं कर लूँगा, धीरे धीरे मैं सब कर लूँगा, और करना शुरू करो, फिर आपको मोटिवेट आना शुरू होगा। जब आप करने लगोगे, चाहे एक लेक्चर देखो पर देखो, चाहे आधा देखो पर देखो, आधा लेक्चर देखोगे, मान लो डेली बेसिस पे भाई 2 घंटे का, तो आप आधा घंटा एक लेक्चर देख पा रहे हैं, तो आप भाई 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। यानी आज हम कहाँ खड़े हैं, जुलाई में खड़े हैं, ठीक है, जुलाई हमारा अभी 10 दिन हुए जुलाई के, ठीक है, तो जुलाई पड़ा है, जुलाई अगस्त पड़ा है, ठीक है, तो अभी तो 1.5-2 महीने पड़े, तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा, और बहुत लंबा टाइम है, अभी आपके पास इतना समय है, सफिशिएंट टाइम है कि आप कवर अप कर जाएंगे, लेकिन आप करना शुरू करें, है ना। कुलदीप भाई इनिशियल फेज में टाइम लगेगा, इनिशियल फेज में चीज़ों को करने में परेशानी होती है, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ चीज़ें ठीक होने लगेंगी। आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। आपको जिन क्वेश्चंस में अभी टाइम लग रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, तो वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैट में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, और इसको रियल लाइफ में रिलेट करना थोड़ा, भाई फॉर्मूले तो अब याद करने ही पड़ेंगे ना, तरीका जो है, मेथड जो है, जो देखो, जो भी बच्चा जिसको इलेक्ट्रोस्टैट में दिक्कत आती है, तो सबसे पहला काम ये करें, क्लास के नोट्स को पढ़े, क्लास में जो क्वेश्चन सोल्व कराएं उनको बिना देख के सोल्व करें। पहला टास्क ये होना चाहिए कि क्लास के सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाता हूँ, बिल्कुल कर पाता हूँ। क्लास में जो भी क्वेश्चन सोल्व कराएं क्या मुझे समझ आए, बिल्कुल आए। उसके बाद डीपीपी पे जाए, फिर डीपीपी के क्वेश्चन लगाना शुरू करें, डीपीपी के क्वेश्चन लगा लिए, धीरे धीरे सारे लगा लिए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे जाए, तो आपका अच्छे से चीजें हो जाएंगी, है ना, ठीक है बच्चों।
ठीक है, आज का सेशन इसी के साथ मैं यही एंड करता हूँ। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, लगे रहें। ठीक है, डिमोटिवेट ना हो। आज भी अभी भी इतना समय है कि अभी भी आप नींद से जागे तो आप पा सकते हैं। कहते हैं नींद से जागे तब सवेरा, जिस दिन जाग दो उसी दिन सवेरा है। ठीक है, मंजिल थोड़ा लेट मिलेगी पर मिल जाएगी, लेकिन जागो तो सही, अभी भी सोए हुए हैं, है ना। तो नींद को छोड़ दो भाई, है ना, तो नींद को त्याग दो, है ना, और अपने पढ़ना स्टार्ट करो डेली बेसिस पर, रोज का काम रोज करो। और ये मान के चलो कि अगले 6-7 महीने में रोज पढ़ूंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, रोज मुझे 5 घंटे रोज पढ़ना है भाई। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कजन की शादी आए, सगे भाई की शादी आए, ठीक है ना भाई, किसी के दोस्त की शादी आए, चाहे दोस्त का बर्थडे आए, चाहे बर्थडे पार्टी हो, भाई पहले मेरा काम है पढ़ने का 5 घंटे का, वो मैं पढ़ूंगा, फिर मैं कहीं जाऊंगा। अगर आपको मान लो शादी भी अटेंड करनी है, मान लो आसपास आपके घर के आसपास आपके रिलेटिव रहते हैं और वहाँ आपको शादी अटेंड करनी है, तो भाई आप रोज अपने आए, दिन में पढ़ें, शाम को अपने फंक्शन को एंजॉय करें। ठीक है, वहीं रहने वाले हैं। ठीक है, IIT पहुंच जाओगे तो आपके भाई बंधु आपकी और इज्जत करने लगेंगे। ठीक है, IIT नहीं पहुंचोगे तो वही ताने मारेंगे, पढ़ने की तैयारी कर रहा था, कुछ हुआ नहीं इससे। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो पढ़ते ही रहो, कंटिन्यू पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। रोज का मतलब रोज, जैसे रोज डेली बेसिस पर रोटी खाते हो ना, सुबह शाम दोपहर रोज ही खाते हो रोटी, स्किप तो करते नहीं ना। तो ऐसे भाई पढ़ाई नहीं स्किप करनी है, पढ़ाई स्किप कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रोज का काम रोज करो, रोज पढ़ो, 5 से 6 घंटे अपने निकालो और पढ़ो। ठीक है, अगर कोई ज्यादा ही इमरजेंसी किसी शादी में जाना है तो एक दिन का प्लान करो कि भाई जिस दिन शादी है उस दिन जाओ और अगले दिन अपने घर आ जाओ। ठीक है बच्चों, पोल का आंसर शायद ऑप्शन यही था, जो भी था देख लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो। इसी के साथ सेशन को मैं बच्चों यही एंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत ना।